नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। दिवाली तक 5G शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा, दिसंबर 2023 तक समूचे भारत को मिलेगी सेवा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 45वें एजीएम को संबोधित करते हुए कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि दीपावली तक देश में 5G सेवाओं को जियो लॉन्च कर देगा। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक समूचे भारत में ये सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने आज नई और बेहतर सेवाएं देने के लिए 5G प्रौद्योगिकी लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रिलायंस अभी 5G सेवा की शुरुआत पर 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रतिबद्ध है और प्रमुख शहरों में इस साल दिवाली तक 5G से टेक्नोलॉजी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहद सस्ता 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए गूगल के साथ काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर आर्थिक तनाव है बढ़े हुए हैं, भू राजनीतिक तनाव में और वैश्विक जोखिमों से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वैश्विक संकट के बीच भारत वृद्धि एवं स्थायित्व के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईंधन, खाद्य उत्पादों एवं उर्वरकों की कीमतें बढ़ने से हर किसी की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति और आपूर्ति संबंधी गतिविधियों की वजह से आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मंदी का खतरा मंडराने लगा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस 5G समाधान के विकास के लिए क्वालकॉम से भागीदारी करेगी। उत्तराधिकार योजना के तहत मुकेश अंबानी ने पुत्री ईशा का परिचय रिलायंस समूह के खुदरा कारोबार के अगुवा के रूप में कराया। कंपनी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए मुकेश कहा कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में भारत अभी भी काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि जियो भारत को फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार करेगा। 5G का ब्रॉडबैंड का फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिलायंस जियो मुंबई में जियो 5G एक्सपीरियंस सेंटर भी खोलेगा। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। अब कल बहुमत साबित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल कल बहुमत साबित करेंगे। मालूम हो कि बीजेपी पर सत्ता पलट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के बाद केजरीवाल ने खुद बहुमत साबित करने की पेशकश की थी। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहते थे कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को उन्होंने दिल्ली में नाकाम कर दिया है। सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी विधायकों ने वेल में उतरकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें मार्शल आउट कर दिया। विश्वास मत पेश करने का प्रस्ताव आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। दरअसल उन्होंने बीते दिनों बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जिन पर सीबीआई ने राजधानी की शराब नीति में गड़बड़ करने को लेकर आरोप लगाया था, ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके खिलाफ सभी मामलों को बंद करने की पेशकश की थी अगर उन्होंने आप छोड़ दिया और पार हो गए। पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर प्रार्थना की थी। उसके बाद उनके आवास पर एक बैठक की हुई, जिसमें दिल्ली में आपके 62 विधायकों में से 53 ने भाग लिया था, जबकि अन्य वर्चुअली शामिल हुए थे। केजरीवाल ने कहा कि यह अपने विधायकों के साथ बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की विफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए राजघाट जाने का कार्यक्रम किया गया था। आपने बीजेपी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर अपनी सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने सुना है कि वे 40 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश
कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि एक भी विधायक ने हार नहीं मानी। इधर दिल्ली विधानसभा में ही रात काटेंगे आपके सभी विधायक, एलजी का करेंगे विरोध। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के सभी विधायक आज रात विधानसभा में ही रुकेंगे और उपराज्यपाल का विरोध करेंगे। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज रात सभी आप विधायक सदन में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। शाम को महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे सभी विधायक बैठेंगे और रात भर विधानसभा में ही रहकर उपराज्यपाल का विरोध करेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने विश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में इस हफ्ते इस मामले को उठाया था। आज उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। पार्टी ने अपने आरोपों में कहा कि खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष रहते हुए विनय कुमार सक्सेना ने नोटबंदी के समय नवंबर 2016 में पुराने नोट को नए में बदलकर घोटाला किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर 1400 करोड़ का घोटाला किया गया। दुर्गेश पाठक ने कहा था कि नोटबंदी के दौरान जब लाखों लोगों के व्यापार तबाह हो गए और लोगों की नौकरियां चली गई, तब उपराज्यपाल 1400 करोड़ का घोटाला करने में व्यस्त थे। एलजी विनय सक्सेना का घोटाला उजागर करने वाले बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि हर फोरम में शिकायत की और कहा कि हमसे गलत काम कराया जा रहा है। इसके बावजूद जांच की अध्यक्षता खुद आरोपी ने ही की। दोनों शिकायतकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया गया और अपने भ्रष्ट साथियों का प्रमोशन कर दिया गया। मुस्लिम युवक ने युवती को जिंदा जलाया। झारखंड के दुमका में धारा 144 लागू। झारखंड के दुमका में मंगलवार को शाहरुख नाम के एक युवक ने एक तरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन ने वहां धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने आरोपी युवक शाहरुख को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया है कि घटना में 90% झुलस गई युवती को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को तड़के 2:30 बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद युवती अंकिता का शव दुमका लाया गया। वहां लोगों ने काफी विरोध किया और लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बताया कि युवती के जेरवाडी मोहल्ले स्थित घर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दुमका के एसडीओ महेश्वर महतो ने बताया कि युवती के मरने की सूचना दुमका पहुंचने पर वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहां दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बाद हालात को ध्यान में रखते हुए दुमका शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस सिलसिले में गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, काश दुमका की बेटी अंकिता को हम लोग शाहरुख जैसे दरिंदे से बचा पाते। सांसद ने आगे दुमका के पुलिस उपाधीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा है, मुस्लिम पदाधिकारी नूर मुस्तफा का अपराधी का साथ देना देश के लिए घातक। संथाल परगना अपनी बेटी की हत्या के बाद उद्वेलित है। यह कहना है वहां के सांसद लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पुलिस ने बताया कि शाहरुख पिछले कुछ समय से अंकिता को परेशान कर रहा था और जब यह प्रेम संबंध रखने को राजी नहीं हुई तो आरोपी ने धमकी दी थी, अगर मेरा कहा नहीं मानेगी तो तुम्हें मार डालूंगा। पुलिस ने आरोपी युवक शाहरुख को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि अंकिता सिंह ने शाहरुख नाम के लड़के से दोस्ती से इनकार कर दिया था। अंकिता ने मौत से पहले बयान दिया था जिसमें वह कहती दिख रही है कि मैं रूम में अकेली सो रही थी कि सुबह 4 बजे के करीब वह खिड़की से पेट्रोल फेंक कर आग जलाकर भाग गया। शाहरुख के साथ
छोटू भी था। मैंने खिड़की में से देखा। उन्होंने बताया है कि मुंह छोड़कर पूरा शरीर जल चुका है। अंकिता ने आखिर में कहा है कि उसकी वजह से हम मर रहे हैं, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अंकिता के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने दुख जताया है। इसके अलावा उन्होंने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम ने कहा है कि डीजीपी को भी इस मामले में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है। दिल्ली में एक नायाब घटना हुई है। दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए एक व्यक्ति ने दिल्ली में 2 बच्चों का अपहरण कर लिया। 2 मासूम बच्चों का अपहरण करके भाग रहे आरोपी को दिल्ली पुलिस ने महज 7 घंटे के अंदर पकड़ लिया और दोनों बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। यह वारदात पश्चिमी दिल्ली के मायापुर इलाके में हुई। गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका कोई नहीं है, इसलिए उसने बच्चों का अपहरण कर लिया। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी घनश्याम बंसल ने बताया है कि शुक्रवार की शाम को एक महिला ने कंट्रोल रूम में कॉल किया और बताया कि वह शुक्रवार की सुबह 9 बजे के करीब काम पर निकल गई थी। वह अपने पीछे घर पर अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़कर गई थी। करीब 3 बजे जब वह लौटी तो उसने देखा कि घर से उसके 2 बच्चे गायब हैं। उसका 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी गायब थे। महिला ने जब आसपास पूछा तो लोगों ने बताया कि एक शख्स आया था। उसने इन बच्चों का खुद को रिश्तेदार बताया और पंखा रोड की तरफ बच्चों को लेकर गया। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी को खंगाला गया। दिल्ली पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। पंखा रोड और उसके आसपास की सड़कों पर संदिग्ध शख्स की भी तलाश की गई। करीब 7 घंटे की भारी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को दोनों बच्चों के साथ पकड़ लिया। दोनों बच्चे सही सलामत मिले। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को पहचान लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि पकड़ में आने के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो अजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पास उसका कोई नहीं था, पत्नी, बच्चे, और इसी वजह से उसने इन बच्चों का अपहरण कर लिया था। अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट से। तलाके हसन पीड़िता के पति को भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया पक्षकार। कानूनी पहलू पर भी होगा विचार। मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एक तरफा अधिकार देने वाले तलाके हसन के प्रावधान को चुनौती देने वाली तलाक पीड़िता बेनजीर हिना की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति यूसुफ को भी पार्टी बना लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह कानूनी सवालों को खुला रख रहा है, लेकिन पहले इस पहलू को भी देखना चाहता है कि क्या दोनों पक्षों में आपसी सुलह से कोई रास्ता निकल सकता है। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। पति से तलाक के 3 नोटिस या पा चुकी गाजियाबाद की बेनजीर हिना के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने मुंबई की तलाक पीड़िता नाजरीन निशा की याचिका पर भी आज ही सुनवाई की। नाजरीन निशा की याचिका पर कोर्ट ने पति को नोटिस जारी किया और इस मामला को भी 11 अक्टूबर को सुना जाएगा। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपना व्यक्तिगत मामला कोर्ट में रखा है। साथ ही यह मांग भी की है कि तलाक के हसन जैसी व्यवस्था को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया जाए। सुनवाई के अंत में तलाक पीड़िता बेनजीर हिना ने कोर्ट में अपनी बात रखी। बेनजीर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे पति हमारे साथ रहें और मेरी और हमारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, हमने अगली तारीख पर आपके पति को भी बुलाया है, उनसे बात करके देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। बेनजीर हिना ने यह भी कहा कि बात सिर्फ उनकी नहीं है, हजारों लाखों मुस्लिम लड़कियों की है। यह ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, परिवार के नियमों के कारण अपनी दहलीज से बाहर तक नहीं निकल सकती हैं। उसने कहा कि पति उनसे आसानी से अलग हो जाते हैं और उन्हें समझा दिया जाता है कि सब कुछ इस्लाम के मुताबिक हुआ है।
इसलिए इसका विरोध नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी याचिका के बाद ऐसी कई महिलाओं ने उनसे संपर्क कर अपनी पीड़ा बताई। जजों ने कहा कि वह इस बात को समझ रहे हैं और अभी वह याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत राहत देने को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन कानूनी सवाल को खुला रखा जा रहा है। तलाक़े हसन की व्यवस्था को चुनौती पर भी बाद में सुनवाई की जाएगी। अब एक खबर बॉलीवुड से। नंगी तस्वीर खिंचवाने वाले बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने किया तलब। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने कुछ दिन पहले एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाया था। यह फोटो शूट उन्होंने बिना कपड़ों के करवाया था, जिसकी वजह से वह कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए थे। रणवीर का ये फोटो शूट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह को 30 अगस्त का बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। 30 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन रणवीर सिंह आज सुबह 7:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। करीब 2 घंटे तक रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया गया। उनसे पुलिस ने गहन पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह अपने आप को निर्दोष बता रहे थे। रणवीर ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से एक फोटो शूट उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। फोटो शूट केस में 2 बार पुलिस ने रणवीर को समन भेजा था, लेकिन वो नॉट रीचेबल थे। लेकिन आज सुबह रणवीर अपनी लीगल टीम के साथ चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचे और 2 घंटों तक उनका पुलिस द्वारा स्टेटमेंट दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस ने रणवीर को कई सवाल पूछे, मसलन न्यूड फोटो शूट का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ था, कब और कहां कराया हुआ फोटो शूट। इस तरह के शूट से लोगों की भावना आहत हो सकती है, इसकी जानकारी आपको थी क्या? आगे भी जांच में सहयोग करेंगे, ऐसा रणवीर सिंह और उनकी टीम द्वारा पुलिस को कहा गया। रणवीर सिंह उन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बन गए थे जब उनके बिना कपड़ों के फोटोज सामने आए थे। उन्होंने एक मैगजीन के लिए ये फोटो शूट करवाया था। इस फोटो शूट को लेकर लोग 2 हिस्सों में बट गए थे। कई लोग रणवीर के फेवर में थे तो कई उनके फोटो शूट पर आपत्ति जता रहे थे। रणवीर के इस फोटो शूट को लेकर पूरा बॉलीवुड उनके साथ खड़ा था। कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज की तारीफ भी की थी। इंस्पेक्टर जयकुमार सूर्यवंशी ने बताया है कि रणवीर से हमने 10 सवाल किए। इसके जवाब में वह खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताते रहे। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी पुलिस को जमा कराए हैं। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में बिना अनुमति सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाने की उठी मांग। बिहार में सीबीआई को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बिहार में सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाई जाए। अगर सीबीआई को छापेमारी या जांच करनी हो तो पहले बिहार सरकार से अनुमति ले। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की तरफ से जो कंसेंट दिया हुआ है कि सीबीआई बिहार में बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है, उस कंसेंट को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी का सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूं, महागठबंधन के अन्य दल भी यही चाहते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधियों को परेशान कर रही है। बंगाल, राजस्थान समेत 9 राज्य अब तक सीबीआई को बैन कर चुके हैं। इन राज्यों में सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 का गठन हुआ था। इस एक्ट के मुताबिक ही सीबीआई को राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में कार्यवाही के लिए अनुमति देती है। सभी राज्यों ने इसके लिए पहले सहमति दे रखी थी, लेकिन धीरे धीरे जब सीबीआई का दुरुपयोग करने के आरोप केंद्र सरकार पर लगने शुरू हुए तो कई राज्यों ने अपनी मंजूरी वापस ले ली। दूसरी ओर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस पर महागठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें चर्चा हुई हो कि सीबीआई पर रोक लगाई जाए। आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता ने भी कहा कि सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री नहीं हो, इस पर अभी कोई निर्णय बिहार सरकार ने नहीं ली है और इस प्रकार की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई निर्णय सरकार लेगी तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। शिवानंद तिवारी की मांग पर कहा कि वह संगठन से जुड़े हैं,
अपनी राय रख रहे हैं ताकि सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो सके। बिहार में बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। अमित शाह का बिहार दौरा। सरकार से अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर से बीजेपी बिहार में बड़ी रैलियों की शुरुआत करने वाली है। बिहार में सीमांचल इलाके से रैली की शुरुआत होगी। सूत्रों की माने तो 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया में बड़ी रैली होने वाली है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। अब इस पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन अमित शाह की रैली से हवा हवाई बता रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब तो बीजेपी के लोग नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, लेकिन कुछ भी कर लें, बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में सब लोगों ने देखा क्या क्या हुआ, उसी तरह बिहार में भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में वही होगा जो महागठबंधन की सरकार चाहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए पूर्णिया का जगह चुना गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जोर देते हुए कहा कि पूर्णिया के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं। अब यहाँ नफरत फैलाएंगे लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार से लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। बिहार में विकास की गाड़ी बढ़ रही है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के बाहर अन्य राज्यों से कॉल आ रहे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली जाएंगे और सभी को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। उनका दावा है कि पूरे देश में सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे और भाजपा को कड़ी शिकस्त देंगे। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत कठोर आदमी समझता था, लेकिन उनमें इंसानियत तो है। मुझे लगता था कि उनकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि इस संस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। चौकीदार चोर है का नारा सिर्फ राहुल गांधी का था, उसके समर्थन में कोई वरिष्ठ नेता नहीं आया था। गुलाम नबी आजाद ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस्तीफे की चिट्ठी लिखने के पहले और उसके बाद 6 दिन तक मैं सोया नहीं हूं। इस पार्टी को मैंने अपने खून से सींचा है। उसमें कहां-कहां से लोग आ गए हैं जो किसी काम के नहीं हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं, जिन्हें अपने घर का पता नहीं है और वो हमसे सवाल करते हैं। सोनिया गांधी के लिए मेरे मन में आज भी वही इज्जत है जो 30 साल पहले थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए भी वही इज्जत है क्योंकि वे इंदिरा गांधी का परिवार हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजीव सोनिया के बेटे हैं। निजी तौर पर मैं उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं। हमने उन्हें एक सफल नेता बनाने की कोशिश की, पर वे भी राजी नहीं हुए। गणेश चतुर्थी पर इस बार 5 राजयोग। 300 साल बाद दुर्लभ संयोग में होगी पूजा और स्थापना। 31 अगस्त को आ रही गणेश चतुर्थी कई मामलों में बहुत खास है। अकेले चतुर्थी ही शुभ नहीं है, बल्कि 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 7 दिन अच्छे योग भी बन रहे हैं। इन 7 दिनों में आप सिर्फ गणपति की पूजा ही नहीं, बल्कि अपने लिए कई शुभ काम जैसे नए बिजनेस की शुरुआत से लेकर घर और वाहन खरीदने तक के काम भी कर सकते हैं। देश के जाने माने विद्वानों ने इन 10 दिनों को वो 7 शुभ मुहूर्त बताए हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए खास हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि इस साल वो सारे योग संयोग बन रहे हैं जो गणेश जी के जन्म पर बने थे। दिन बुधवार, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र चित्रा और मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय। यही वो संयोग था जब पार्वती जी ने मिट्टी के गणेश बनाए थे और शिव जी ने उसमें प्राण डाले थे। इसके अलावा भी कुछ दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेश उत्सव के दौरान रहेंगे। इस गणेश उत्सव में एक खास बात यह भी है
कि इन 10 दिनों में रोज कोई शुभ योग बन रहा है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से लेकर व्हीकल खरीदी तक कई शुभ काम कर सकेंगे। साथ ही एक ऐसा दुर्लभ योग भी बन रहा है जो पिछले 300 सालों में नहीं बना। इन सारे योगों के बारे में कई विद्वानों ने अपनी अपनी बातें अपने तरीके से रखी है और उनकी नज़र में गणेशोत्सव किन कारणों से बहुत खास बन रहा है, उन्होंने अपनी बातें कही हैं और मीडिया में लगातार ये बातें चल रही हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन का काउंटडाउन रोका गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन होल्ड हो गया है। रॉकेट के 4 में से 1 इंजन में आई खराबी के कारण इसकी लॉन्चिंग के लिए चल रहे काउंटडाउन को रोक दिया गया है। रॉकेट की लॉन्चिंग भारतीय समय अनुसार सोमवार शाम 6:03 पर होनी थी, लेकिन अब यह लेट हो गया है। नासा ने अभी लॉन्चिंग को लेकर नया अपडेट नहीं दिया है। एलएस रॉकेट 2010 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में बना था। इस वक्त कंसल्टेशन प्रोग्राम के जरिए वे अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना चाहते थे, लेकिन मिशन में कई बार देरी के बाद सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया था। नासा के नई प्लानिंग के तहत रॉकेट की लॉन्चिंग 2016 में होनी थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 2017 में आर्टेमिस मिशन को ऑफिशियल नाम दिया। इसमें देरी होने के बाद 2019 में उस वक्त के नासा एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइटनस्टीन को पता चला कि रॉकेट को तैयार करने में अभी 1 साल का समय और लगेगा। इसी साल एक सरकारी रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि नासा के मिशन में हो रही देरी से सरकार को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक देश के सभी राष्ट्रपतियों ने आर्टेमिस मिशन को सफल बनाने के प्रयास जारी रखे। आपको बता दूं कि आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन है। पहली फ्लाइट के साथ वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह जानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर सही हालत है या नहीं, साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है, इसलिए आपसे बारंबार गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।